नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। आज ये जो संवाद मैं आपसे करने जा रहा हूं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में है। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज एक बहुत खास मेहमान जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम बात करेंगे अंबेडकर के उन अनछुए पहलुओं पर जो शायद आप तक अब तक न पहुँचे हों। तो स्वागत कीजिए वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक केपी सिंह जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अंबेडकर जयंती के मौके पर ये संवाद मैं आपके साथ कर रहा हूं, तो मेरा पहला सवाल आपसे उन्हीं को लेकर है और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है उसको कैसे देखते हैं? बाबा साहब को दलितों के उद्धारक के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में तो खूब पहचाना गया, लेकिन एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम हुई, जबकि वो योगदान देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और वो ये है कि अंग्रेज जिस रेशियल थ्योरी पे काम कर रहे थे, नस्लवादी सिद्धांत पे काम कर रहे थे, उसका बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से खंडन करके बाबा साहब ने जो काम किया वो इस देश के लिए बहुत बड़ा एहसान है। अंग्रेजों की हमेशा से ये जो साम्राज्यवादी नीतियां रहीं, साम्राज्यवादी नीतियों की एक मुख्य टैक्ट रहा, एक मुख्य टैक्टिस ये रही कि वो किसी भी समाज के अंतर विरोध की दरारें ढूंढते हैं और उन दरारों को इतना बड़ी खाई में बदलने का काम करते हैं कि वो कभी पाटी ना रह सके। तो वो भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था की जो अंतर विरोध थे उनका लाभ उठा के उनके सारे यही काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनके और या उनसे जो प्रभावित जो बुद्धिजीवी थे वो इस अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे थे कि भारत में जो मूल भारत के लोग थे उन पर बाहर से आए हुए आर्य जो थे वो बाहरी थे और बाहर से आए हुए लोगों ने प्रभुत्व जमा लिया और उनको प्रताड़ित करने की व्यवस्था के स्वरूप उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। इस थ्योरी का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचारित कराया था और एक मूल भारत और बनाम बाहरी भारत के बीच में या भारतीय समाज का सत्ता वर्ग और मूल भारतीयों के बीच में एक के नाम से एक द्वंद्वात्मक स्थिति समाज में पैदा करने की कोशिश की थी और इसको वो उस हद तक ले जाने के लिए तत्पर थे और उनसे प्रभावित बुद्धिजीवी के स्थायी रूप से भारतीय समाज बच जाए। तो जाति व्यवस्था को लेकर अंबेडकर के जो विचार रहे उन्हें लोग अपने अपने नज़रिए से पेश करते हैं, मैंने ये आमतौर पर देखा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जाति व्यवस्था के लिए वो क्या कहना चाहते थे? उनके विचार जाति व्यवस्था को लेकर क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर उस समय आए, उनका बहुत जाति व्यवस्था के कारण उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक उत्पीड़न, बहुत अधिक अपमान झेलना पड़ा। उसकी वेदना उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया था और तमाम सारे उन्होंने आंदोलन चलाए थे। उनके लेखों में भी वो बहुत कटुता प्रकट की जाती थी, जो बड़ व्यवस्था के तहत जो भेदभाव किया जाता था उसको लेके बहुत कटुता व्यक्त की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब की ऊंचाई, अकादमिक ऊंचाई को ग्रहण करते गए, वैसे वैसे वैचारिक रूप से उनके अंदर एक बहुत निरपेक्षता आ गई और बहुत परिपक्वता आ गई। उन्होंने भारतीय समाज के बारे में जो शोध की है वो अद्भुत है। कोई किसी का भी शोध उतना मौलिक नहीं जिन्होंने बाबा साहब का जितना शोध मौलिक। तो उन्होंने उसी शोधपरक प्रवृत्ति के तहत वो भारतीय जाति व्यवस्था के रहस्यों को खोजते हुए जहाँ पहुँचे वहाँ उन्होंने ये बताया कि भारत की जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था के पीछे कोई नस्लगत विभाजन नहीं है। कोई नस्लगत विभाजन उसमें देखना ये तो बहुत गलत है, क्योंकि जाति व्यवस्था का निर्माण तब हुआ जब भारत में द्रविड़ थे, होमो आए, सीथियंस आए
आर्य आए, सबके बीच में रोटी बेटी के संबंध हो गए थे। कोई नस्ली शुद्धता नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। उसके बहुत बाद में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ और उसके पीछे उन्होंने तमाम स्थापनाएं दी कि कैसे कैसे विकास हुआ। उन्होंने मनुस्मृति शुरुआत में जलाई जरूर थी, लेकिन बाद के उन्होंने उसमें ये इस जो जिस सिद्धांत को मैं बता रहा हूँ, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जाति व्यवस्था की बहुत दमनात्मक और बर्बर तरीकों के लिए मनु को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि मनु किसी एक व्यक्ति की हैसियत ही नहीं थी जो इतनी ज़्यादा दमनकारी व्यवस्थाओं को लागू कर सके। समाज में विद्रोह हो जाता, लेकिन मनु ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई, वो बहुत प्रारंभिक में रूप में थी, बीज रूप में थी। उनका स्वरूप उतना अमानवीय नहीं था। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मनु की स्मृति जगाने वाले बाबा साहब मनु को बरी कहते हुए कहते हैं कि मनु को पूरा दोष नहीं दिया जाना चाहिए। मनु ने कुछ व्यवस्था बनाई, कुछ सूत्र दिए, लेकिन वो सूत्र इतने ज़्यादा अभिशापकारी नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि जैसे जिन लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं छोड़ा, जब उसका वर्चस्व स्थापित हो गया सनातन धर्म का, तो उनको प्रताड़ना स्वरूप शूद्र नाम की एक श्रेणी में धकेल दिया गया जो तमाम सारे अधिकारों से वंचित थी। लेकिन फिर भी वो स्वरूप बहुत ज़्यादा अमानवीय नहीं हो पाया था। उसके बाद में अनुलोम विलोम विवाह ये एक बहुत कारण बने। उन्होंने कहा कि इतिहास में बहुत लंबे समय तक जिसको जाति व्यवस्था के नियमों को कठोर और बर्बर बनाए जाने का एक सिलसिला चला, और तो इसलिए एक व्यक्ति दोषी नहीं। और उन्होंने बहुत ही गहनता के साथ उसको विश्लेषित किया, बहुत लंबा इस पर उन्होंने लिखा। अनुलोम विलोम विवाह की एक पूरी सूची बनाई कि अगर कोई ब्राह्मण कन्या है और यदि एक शूद्र लड़के से प्रेम विवाह कर लेती है, तो उनकी जो संतानें होंगी, उन संतानों को और ज़्यादा कठोर प्रताड़ना देने वाली श्रेणी में रखेंगी। तो वो जाति व्यवस्था जैसे बहुत ज़्यादा अस्पृश्य तमाम सारी जातियों का निर्माण इस आधार पे हुआ। अगर वो एक क्षत्रिय कन्या है और एक शूद्र युवक है, उनके बीच में अगर प्रेम विवाह हो जाता है, तो उनकी संतानों के लिए कुछ उतनी प्रताड़नात्मक व्यवस्था नहीं की गई, कि कुछ कम व्यवस्था की गई। तो बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा शोधपरक चिंतन है। और ये जो उनकी स्थापनाएं थी, इन स्थापनाओं की वजह से अंग्रेज़ों का एक षड्यंत्र सफल हो गया और उन्होंने स्थापित किया कि इसलिए भारत में सभी जातियों के बीच में बंधुत्व होना चाहिए, कि सभी जातियों की नस्लें एक हैं। नस्लों में, उनके खून में, एक दलित के खून में, एक दलित की नस्ल में और एक उसकी नस्ल में, एक सवर्ण की या एक ब्राह्मण की नस्ल में कोई फर्क नहीं है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही पुरजोर तरीके से स्थापित किया। और इस बात को आगे, इसी बात को मुख्य रूप से आज बहुत ज़्यादा प्रसारित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। शायद बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। मेरा अगला सवाल आपसे है इसी संदर्भ में, और मैं खास तौर से राजनीति के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में जो अम्बेडकर है, उनकी प्रासंगिकता को आप कैसे देखते हैं? और क्या अम्बेडकर भी एक राजनीतिक शख्सियत थे, या उनकी राजनीति की ओर जो रुचि रही उसका मकसद कुछ और था? क्योंकि आज भारतीय राजनीति जिस दिशा में चली गई है, उसमें जातिगत विभाजन को पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। सभी ने अपने अपने महापुरुष चुन लिए और उस महापुरुष के माध्यम से वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे वर्ग हैं वो हमारे शत्रु हैं, हमसे पूरी तरह से अलग हैं, इसलिए हमारे साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं। लेकिन बाबा साहब को अगर पढ़ाया जाएगा तो बाबा साहब को पढ़ाने से इन सारी चीज़ों का खंडन हो जाएगा। तो ये उनका इस योग, तो इसलिए मैं बाबा साहब की जयंती पर आज इस बात पर बल देना चाहते हैं कि उनके ये जो उनका योगदान है इस मामले में, उनका जो कार्य है, उसको अधिक प्रचारित करना चाहिए ताकि हमारी सामाजिक एकता सुदृढ़ हो सके।
वैसे भी देखिए कि जब वो बाबा साहब ने राजनीति में भाग लेने का निश्चय किया तो उन्होंने कभी जातिगत आधार पर अपनी पार्टी का नाम नहीं रखा। अगर उनके अंदर कोई जातिगत मानसिकता होती, एक सही ढंग की एक आधुनिक नागरिक चेतना ना होती, तो उन्होंने पहली पार्टी बनाई तो पहली पार्टी का तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम लिया था। तो श्रमिक तो किसी भी जाति का हो सकता है, श्रमिक सवर्ण भी हो सकते, श्रमिक पिछड़े भी हो सकते, श्रमिक जो है दलित भी हो सकते, और सारे श्रमिकों की नियति ये है कि उनकी जो एक सिस्टम है वो उनका शोषण करता है, तो वो शोषण रुके, इसके लिए उन्होंने और उसके लिए सारे श्रमिक एक मंच पे आए। इसके प्रयास के तहत उन्होंने अपनी पहली पार्टी का नाम उन्होंने कोई दलित पार्टी का नाम, दलित पैंथर या इस टाइप का नाम नहीं दिया। उन्होंने अपनी पहली पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उसको नाम दिया था। उसके बाद में उन्होंने एक बात बताई, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप फेडरेशन, लेकिन उसके पीछे उनकी अपनी सोच नहीं थी। क्रिप्स मिशन से उनको बात करनी थी और क्रिप्स मिशन के लिए बाध्यता ये थी कि वो केवल उन्हीं लोगों से बात करने का उसकी पेशकश थी जो किसी भारत के किसी विशिष्ट समूह का प्रतिनिधित्व करते हो, विशिष्ट जाति समूह या धार्मिक समूह की बात करते हो। तो वो मुस्लिम लीग से बात कर रही थी, कांग्रेस से तो बात कर ही रही थी वो मुस्लिम लीग से, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना ये था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी हम कहते हैं, कांग्रेस भले ही कहती रही हो कि हम सभी की नुमाइंदगी कहते हैं। तो अब उनके सामने कांग्रेस के नेता दलितों के मुद्दे को बहुत प्रखरता से नहीं उठाना चाहते, तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब की मजबूरी थी कि उन्होंने उस समय पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप फेडरेशन के नाम से उन्होंने एक दल बनाया। लेकिन वो दल जब क्रिप्स मिशन खत्म हो गया, उस दल एक थोड़ी सी जिस जरूरत भर के लिए थोड़े समय के लिए उसकी ज़रूरत थी, तो फिर उन्होंने जिस पार्टी को बनाया, आज़ाद भारत में पहला चुनाव उन्होंने जिस पार्टी के बैनर तले लड़ा, उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा रिपब्लिकन पार्टी, गणतांत्रिक पार्टी। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि बाबा साहब के मन में कोई ये भावना नहीं थी कि वो ये चाहते हो कि वो जो भारतीय जातीय व्यवस्था का पिरामिड है वो उलट जाए, मतलब उसमें दलितों का प्रभुत्व हो जाए और सवर्ण नीचे आ जाए। तो प्रतिशोध की उनकी मानसिकता नहीं थी, तो वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते थे कि पिरामिड ढह जाए और बहुत ही भाईचारे का और बंधुत्व की व्यवस्था का निर्माण हो, जहाँ न दलित सामान्य जाति के लोगों को घृणा की निगाह से देखें और या नफरत की निगाह से देखें, और ना ही जो वो देखें, ना ही जो है दलित उनको उस निगाह से देखें। तो आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सबसे ज़्यादा हमको जिस बात के लिए संकल्पबद्ध होने की ज़रूरत है, वो संकल्प यही होना चाहिए कि हम इस देश में और अपनी व्यवस्था में बंधुत्व की जो सूत्र हैं वो उसको कितना मजबूत कर सकें। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने कम समय में इतनी सार्थक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और अम्बेडकर को लेकर अगर आपके भी कोई विचार हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।